वेलकम टू एवरीबॉडी। पिछला क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन लास्ट किए थे। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है। कहता लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका फ्री स्पेस में लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा किसी का वेलोसिटी नहीं होता है। ये कहता है जैसे जैसे लाइट जब एयर में जैसे एयर से होके गुजरता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, घटता चला जाता है। मान लीजिए हो गया 2.8 मीटर पर सेकेंड, और जब करीब आया 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आँख से देखने के बाद ये पता नहीं चलता है कि इसका वेलोसिटी घट रहा है या नहीं। अब देखिए होता क्या है, रिफ्रैक्शन होने के लिए हमको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। जैसे ग्लास है, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ऑयल क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो होता है ग्लास होता है, और ग्लास मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास होता है। तो कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई शोरूम के आगे आप खड़े हैं और उस पर ग्लास लगा हुआ है, तो देखते हैं कि शोरूम के अंदर में जो चीज़ है वह क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि क्लियर दिखाई इसलिए नहीं देता है कि 100% लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होता है। कुछ न कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे बाहर से जो रे ऑफ लाइट ग्लास पर इंसिडेंट हुआ, तो मान लेते हैं 90% लाइट क्या हुआ, ट्रांसमिट किया, और 10% लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिफ्लेक्ट लाइट को हम पहले देखते हैं, इसीलिए अंदर के ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से नहीं देखते हैं। तो कहता है अंदर के ऑब्जेक्ट को तभी हम क्लियर रूप से देख सकते हैं जब नॉन रिफ्लेक्टिंग ग्लास उसमें लगा रहेगा। मतलब लगभग 98% लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उससे ज़्यादा लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तब अंदर में जो कुछ भी है उसको हम क्लियर रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे ही लाइट आ रहा है, उसके बीच में उसके रास्ते में जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को रखते हैं तो देखते हैं लाइट आ रही है, ऐसे मुड़ के इधर चला गया ना। इसका मतलब अगर ये नहीं रहता तो होमोजीनियस मीडियम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, चलते रह जाता है। लेकिन जैसे ही किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को रखते हैं तो देखते हैं उसका स्पीड घट जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक रे को अलग करना संभव नहीं है। तो मान लेते हैं बंडल ऑफ रे है, इसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं ना, बीम ऑफ लाइट। देखो सीधा इंसिडेंट हो रहा है। तो कहता है जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है उसका केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो सीधा इधर आएगा। वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड। इसका मतलब इसका स्पीड क्या कर रहा है, घट रहा है, स्पीड डिक्रीजेज है ना। ये तो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तब। अगर देखें तो इस पर जब तिरछा रे इंसिडेंट होगा, देखिए यहाँ पर पहुँच गया, ये रे जो है यहाँ नहीं पहुँच सका है। बीम ऑफ लाइट, देखिए जब ये यहाँ टकराया, जैसे ही दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराता है तो इसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है। लेकिन इसका स्पीड तो वही है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट है, ये क्या है, बी है। देखिए ए और बी ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी क्या है 90। यहाँ ए और ये क्या है बी। अब जो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद जो अंदर जाएगा, इसका स्पीड तो घट गया, लेकिन इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा ना। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्हीलर या कोई ठेला गाड़ी है, उसका देखिए चक्का कितना है, आगे 2 है ना, इस पाथ पर जा रहा है। जब ये व्हील यहाँ पहुँचा तो दूसरा व्हील यहाँ पहुँचा, ये एंगल कितना डिग्री, ये भी कितना 90। देखिए यहाँ पर ऐसे टर्न, जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर ये नहीं। जैसे यहाँ पर मड है, कीचड़ है, इसको कीचड़ क्या करेगा, इसकी स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा, लेकिन इसका स्पीड तो वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्न कर जाएगा। तो जैसे ही टर्न करेगा ये, तो पाथ कैसा हो जाएगा ना, ये अपना रास्ता को क्या किया, चेंज कर लिया। या देखते घास काटने वाला जो मशीन रहता है, तो जब कंक्रीट पर जब चलता है तो दोनों व्हील एक दूसरे के पैरेलल चलता है, और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ग्रास शुरू है और यहाँ पर क्या है, कंक्रीट है, तो ये चक्का जैसे ही ग्रास पर पहुँचेगा तो ग्रास में मॉइस्चर रहता है, उसके स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा। लेकिन ये चक्का तो तेज़ी से घूमेगा, तो क्या करेगा, टर्न ले लेगा ना। उसी तरह से लाइट में भी होता है, लाइट क्या करता है, अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट कर जाता है ना। अब देखिए, अब देखिए ये कैसे गया, कैसे गया। मान लेते हैं डी है या सी है और ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना, ये भी एंगल कितना, ये सी और ये क्या है डी, ये सी, ये भी क्या है डी। ये तो कहता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी क्या होता है, या वेलोसिटी क्या करता है, चेंज कर जाता है। वेलोसिटी को दो चीज़, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब जब नॉर्मल इंसिडेंट रहता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड केवल चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। लेकिन जब तिरछा जब इंसिडेंट होता है, ऑब्लिकली इंसिडेंट जब होता है, तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या करता है, चेंज कर जाता है ना। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Refraction is the phenomenon of light when it incident on the surface of different mediums. Then speed of light decreases and its direction changes। कहीं यहाँ तक दिक्कत? कहता है जब रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पर जब इंसिडेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है, और डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये ना। अब देखिए रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, तो कहता है कि जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
रे ऑफ लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। और वेलोसिटी को दो चीज़, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कहता है जैसे ही वेलोसिटी चेंज करता है तो उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज कर जाता है, जो रिफ्रैक्शन का क्या कारण है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, यानी तो थोड़ा सा इसको लिख ही देते हैं। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करके लिखते हैं इसको। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं मीडियम 1 और मीडियम क्या है 2, यानी इस डायरेक्शन में कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर नॉर्मल डाले, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम चेंज नहीं होता इस डायरेक्शन में जाता ना, ऐसा भी हो सकता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या है, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी ये जो रे है नॉर्मल की ओर क्या हुआ, झुक गया, ये नॉर्मल से किधर चला गया, दूर चला गया। तो कहता है जो नॉर्मल की ओर झुकता है, किसके कारण झुका, इस मीडियम के कारण झुका। तो जिस मीडियम के कारण डायरेक्शन चेंज करता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ना। अगर ये मीडियम नहीं रहता तो रे किस डायरेक्शन में जाता, सीधा जाता। या तो मान लो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किस मीडियम के कारण हुआ, इस मीडियम 2 के कारण हुआ। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, यही ना। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है, v1, और इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है, v2। अभी यहीं पर समझाते, इसके बाद आगे बढ़ें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा 2, 1, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं एनसीईआरटी लिख दिया है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by velocity of light in medium 2, in medium 2, यानी that is किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, v1 by v2। यानी अब हमको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर और वैक्यूम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखिए यहाँ तक कहीं दिक्कत, अब इसी का थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए रे ऑफ लाइट, यहाँ पर वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। फिर वही मीडियम है, मीडियम चेंज
एंगल चेंज हो रहा है, या मान लीजिए मीडियम ही चेंज कर रहे हैं इस बार, 100 मीटर पर सेकंड, इस वक्त देख रहे हैं 70 मीटर पर सेकंड। हंड्रेड मीटर पर सेकंड, यहाँ लगभग 99 मीटर पर सेकंड। अब एक ही बताइए, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ घटा? यहाँ, उसके बाद यहाँ। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? अरे बोलो ना, 1 2 किस मीडियम का? 1 3 1 4। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? उसके बाद सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का। तो जितना स्पीड जिस मीडियम में जाने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड घटेगा, इसका मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बहुत अधिक होगा। उसको डेंसिटी से तुलना नहीं करना है, डेंसिटी दूसरा चीज़ है। तो कहता है कि जहाँ ज़्यादा स्पीड घटेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना क्या होगा? अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए V1/V2 का वैल्यू यहाँ देखिए 100/60, ये कितना के लगभग? ये ना, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा? 100/70 कितना? 1.5 के लगभग या 1.48। V1/V2 100/99 अप्रॉक्सीमेट 1। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, इसका, उसके बाद 3 का, और सबसे कम 4 का। कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium or relative to एयर और वैक्यूम, इसी को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना? मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। अगर एयर नहीं भी देते हैं तो बताता है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि एब्सोल्यूट बता रहा है। तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी अब हमको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? एयर का। मीडियम बता रहा है कि कौन सा है? एयर है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना के इक्वल? इसका मतलब एयर और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना के इक्वल होता है, और एयर को छोड़कर किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है? अधिक होता है, 1 से कम नहीं होता है किसी का। यहाँ तक दिक्कत? अब देखो, अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। मान लेते हैं रे ऑफ लाइट कितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ, आई, बेंड करने के बाद कितना एंगल पर गया, यानी
अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा जाता। हो सकता है कि रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी हो सकता है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, फिर अलग से सब चीज़ करेंगे, लॉ लिखेंगे, स्नेल्स लॉ। कहता व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then in this case sine of the angle of incidence and sine of angle of refraction have a constant ratio, and this constant quantity is known as refractive index of the second medium relative to the first medium। ये मान लेते हैं मीडियम कौन सा है 1, और ये मीडियम मान लेते हैं कौन सा है 2। ये अब यहाँ पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है v2 है, ये ना। तो देखो थी कितना की इक्वल होगा v1 बाय v2। इसका मतलब μ21 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। क्या लिखे? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v1 बाय v2। तो क्या पता चला? कहता है जो नॉर्मल की ओर बेंड करता है उस मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और जो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट bends towards the normal, then this medium is known as optically denser medium। इसका मतलब है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ना। और कहता है जब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब कह सकते हैं वो ऑप्टिकली कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। दूसरा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऐसे लिखते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसे करके देते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, when a ray of light bends away from the normal, then the medium is known as optically denser medium, रेयर मीडियम। ये कैसा मीडियम है? और रेयर मीडियम। अब कहता है ये कैसा क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट का मतलब समझो, यही मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या हुआ, यहाँ पर रे ऑफ लाइट मान लेते हैं यहाँ कितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद R1 एंगल पर गया। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू चेंज करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा? चेंज करेगा। R2 I3 R3
I4 R4। तो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पर देखो तब क्या होगा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I1 बाय साइन R1, इसका वैल्यू किसके बराबर, साइन R2, इसका वैल्यू किसके बराबर, इसका किसके बराबर। तो क्या बोले, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इन दिस केस sign of the angle of incidence and the sign of angle of refraction have a constant ratio, and this constant quantity is known as refractive index of the second medium relative to the first medium, and this is also known as Snell's law। इसी को स्नेल का लॉ भी कहते हैं। यहाँ तक दिक्कत। अब देखो रिफ्रैक्शन में अब क्या क्या पता चला कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट कर जाता है, चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कहता है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो कहता है जैसे ही मीडियम चेंज करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के कारण वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या करता है, चेंज करता है। और वेलोसिटी चेंज करने के कारण वह ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट कर जाता है, जो रिफ्रैक्शन का क्या है, कारण है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं रेयर मीडियम है, इसके कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है। तो when a ray of light passes from rare medium to denser medium, then it bends towards the normal. Angle of refraction, angle of incidence। लेकिन 100% लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होता, पार्शियली क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। 5%, 10%, 2% कुछ न कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये कैसा रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे, है ना। अब देखो ये कैसा सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, और ये रेयर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, रे ऑफ लाइट जब जाता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल। और कई दिक्कत या नॉर्मल डाले तो क्या पड़ेगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then it does not follow its original path but it deviates from its original path।
एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओरिजिनल पाथ तो यही होता अगर मीडियम चेंज नहीं करता तब। यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं करता तो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आता। तो ओरिजिनल पाथ से ऊपर गया मतलब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ओरिजिनल पाथ से किधर हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ से जो ऊपर गया बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओरिजिनल पाथ से जो अंदर आया बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही ना। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to the another medium या another like medium, then it does not follow its original path, but it deviates from its original path and this phenomenon is known as a refraction of light। और कहता है जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब इसका रिवर्सिबल प्रोसेस को गेन करता है, ये ना। यहाँ तक दिक्कत। अब देखो इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका पहला लॉ क्या पड़ेगा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल ऑफ देम lie in the same plane, है ना। द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence, all of them lie on the same plane। कोई दिक्कत? दूसरा कहता है कि when a ray of light passes from one medium to another medium, then in this case sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction have a fixed quantity या फिक्स्ड रेशियो, एंड दिस क्वांटिटी या दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट
passes from one medium to the another medium. Then in this case the sign of the angle of incidence and sign of the angle of refraction have a constant ratio, and this constant quantity is known as refractive index of the second medium or relative to the first medium. ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं मीडियम एयर है और एक ग्लास है ना। रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ कितना एंगल पर, रिफ्रैक्शन के बाद इधर गया, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एयर से किस पे गया, ग्लास में। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, और इसको और ई भी लिख सकते हो, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको क्या लिखते हैं, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यानी आप जानते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है, क्योंकि ग्लास डेंसर होता है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब म्यू ग्लास जब म्यू एयर से बड़ा है तो म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इज आल्सो ग्रेटर देन 1। जब ये वैल्यू 1 से अधिक होगा तो ये भी वैल्यू 1 से अधिक होगा। सो साइन आई बाय साइन आर इज ग्रेटर देन 1। जब साइन आई साइन आर से बड़ा होगा इसका मतलब है आई इज ग्रेटर देन आर। तो क्या पता चला, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए नॉर्मल की ओर क्या होता है, झुक जाता है। जैसे इसका उल्टा देखिए, इसका रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है। मान लेते हैं ये ग्लास है और ये क्या है, एयर। ये ग्लास से किस पे गया, इसका मतलब डेंसर से किस पे गया, इसके लिए आई या ऐसे ही रुकिए, अच्छा वो अलग से हम करते हैं, रिवर्सिबिलिटी अलग से हम दिखा देंगे। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस मीडियम के कारण, एयर के कारण। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके कारण रे ऑफ लाइट क्या करता है, डेविएट करता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कारण डेविएट हो रहा है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो जी म्यू ए। और इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिलेटिव टू ग्लास इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। वहाँ पिक्चर आ रहा है, इसको क्या लिखोगे, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास
इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, so refractive index of air by refractive index of glass is less than 1, so sin I by sin R is also less than 1, और sin I is less than sin R। sin I sin R से छोटा तभी होगा जब I is less than R। तो क्या पता चला कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। कहीं दिक्कत? अब देखो इसका रिवर्सिबिलिटी क्या है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यहाँ मान लो कोई लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन के बाद इधर चलाया, फिर इधर चला गया ना, ऐसा भी हो सकता है। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद इधर आया, या ऐसे गया, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, इधर चला गया। मान लेते यहाँ कोई सोर्स है जिसका इमेज यहाँ बना, यानी ये क्या है, सोर्स जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, आई। अगर सोर्स को यहाँ रखा जाता तो फिर इसका इमेज कहाँ बनता? इसका मतलब रे जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा। यही कह रहा है। अगर किसी लाइट बीम को किसी एक पाथ पर क्या किया जाए, मूव कराया जाए ना, अब फिर उसको उसी पाथ पर जब रिटर्न किया जाता है तो सेम पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, वही क्या कहलाता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब यहां से देखिए, मान लेते मीडियम 1 और मीडियम 2, यहां से रे ऑफ लाइट आया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यार अगर इस डायरेक्शन में यहाँ से चलता तो रिफ्रैक्शन के बाद इधर जाता, ये जाता। पहले 1 म्यू 2, ये जो बैंड किया किस मीडियम के कारण, सेकेंड मीडियम के कारण। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बाय साइन आर। अब हमको 2 से किधर भेज रहे हैं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किस मीडियम के कारण, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, 2 म्यू 1। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 बराबर साइन आई बाय साइन आर गुना साइन आर बाय साइन आई, कितना की इक्वल, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू 1 आया। और इसको लिख सकते हो म्यू 2 1 इक्वल टू 1 बाय म्यू 1 2। हाँ, और लिख सकते हो जैसे ए म्यू जी इक्वल टू 1 बाय जी म्यू ए, डब्लू म्यू जी इक्वल टू 1 बाय जी म्यू डब्लू। कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत होगा बोलना।
अब देखो एक एग्जाम्पल दो। तुम जानते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ना, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। हमको निकालना क्या है, W/μg, है ना। तो क्या लिखते हो, म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर। म्यू ग्लास 3/2, म्यू वाटर 4/3, दैट इज 9/8 W/μg, है ना। अब इसको एंगल के टर्म में कैसे लिखोगे, जैसे साइन आई बाय साइन आर लिखे ना, उस टर्म में कैसे लिखोगे। तो बोलेंगे साइन किसका, ग्लास मीडियम में जो एंगल बनाएगा, बटे साइन वाटर मीडियम में जो एंगल बनाएगा। अब देखो कैसे, इसको छोड़ दो नहीं तो अब करते हैं। देखो इंटरफेस जब कांटेक्ट में रहेगा डिफरेंट मीडियम का, तब रिफ्रैक्शन देखो। यहां तक दिक्कत नहीं ना है। When interfaces are in contact, मान लेते हैं 1 है, ले लो एयर या एयर, ये वाटर और ये ग्लास, और फिर क्या है। अब देखो तो इसका जो इंटरफेस है, दोनों एयर और वाटर का इंटरफेस क्या है, कांटेक्ट में। ये दोनों का भी क्या है, कांटेक्ट में। यहाँ भी क्या है, कांटेक्ट में। इसका मतलब इंटरफेस एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में। रे ऑफ लाइट यहाँ से चला, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ। मान लेते कितना एंगल पर, अगर मीडियम नहीं चेंज करता तो सीधा जाता। इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट। और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर डेंसर है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल R1। अब देखो वाटर मीडियम में कितना एंगल बना रहा है, R1 नहीं बना रहा। एयर मीडियम में कितना एंगल बना रहा है, I1। फिर वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर है और बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, R2। ग्लास मीडियम में कितना एंगल बना रहा है, R2। लेकिन फिर जिस मीडियम से चला था फिर उसी मीडियम में निकल रहा है, तो डेंसर से रेड, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जिस मीडियम से चला था फिर उसी मीडियम में, इसको क्या बोलेंगे तब, इमरजेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे ही है, लेकिन इस रे को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। मान लेते एंगल कितना की इक्वल है। लेकिन तुम पढ़े होगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम और दूसरे मीडियम से पहले जैसे मीडियम में प्रवेश करता है, तो प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल हो जाता है। अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, A/μW साइन I1 बाय साइन R1, W/μg इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, G/μA साइन R2 बाय साइन I2, A/μW W/μg G/μA साइन I1 बाय साइन R1, साइन R1 बाय साइन I1 R2,
साइन R2 बाय साइन I2, ये कैंसिल यानी इसको क्या लिखते हैं, म्यू वाटर बाय म्यू एयर, म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास इक्वल टू साइन I बाय साइन I2। और अगर वेलोसिटी के टर्म में करना चाहते हैं V1, V2, V3, V1, यानी जैसे यही लिए थे, याद करो, यहाँ वेलोसिटी V1 माने थे, यहाँ वेलोसिटी V2 माने थे, एयर है, ग्लास है, ए म्यू जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, W म्यू जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, W म्यू जी म्यू ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। कट के कितना आ गया 1। अब यहाँ पर भी देखो तो कट के कितना आया, एयर एयर, ग्लास ग्लास, वाटर वाटर, साइन I1 बाय साइन I2 इक्वल टू 1 और साइन I1 बराबर साइन I2, सो I1 इक्वल टू I2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंट। दोनों क्या हुआ, इक्वल। अब एक ही और देखना, यहां से जब ये किए तो कट के कितना आ गया, 1 आया। अच्छा देखो तो इधर दिखाई दे रहा है, इधर यहीं से दिखाई दे रहा है। अच्छा इसको साफ करते हैं। ए म्यू W, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, W म्यू जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, G म्यू ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, सो ए म्यू W म्यू जी, G म्यू ए इक्वल टू कितना, 1 के बराबर। तो W म्यू जी बराबर क्या लिखोगे, 1 बाय, बोलो जी, ए म्यू W जी म्यू ए, है ना। अब इसको और लिख सकते हो, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ए म्यू जी बाय ए म्यू W, ए म्यू जी बराबर 1 बटे जी म्यू ए, 1 म्यू 2 बराबर 2 म्यू ए 1, है ना। अब एक ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विथ रिस्पेक्ट टू दोनों एयर है, तो सीधा नहीं कर देंगे, म्यू ग्लास बटे म्यू वाटर ना, आ गया कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज, अब इसको एंगल के टर्म में हमको लिखना है, W म्यू जी वाटर से ग्लास, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो किससे चला, ग्लास से, वाटर से, किस में आया, तो देखो तो वाटर में एंगल बटे ग्लास में एंगल, वही लिखेंगे। अगर एंगल दिया रहेगा, मान लो एंगल के टर्म में हमको दिया हुआ है, इसको हम सीधा क्या बोलेंगे, साइन एंगल इन, बोलो जी, W म्यू जी, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही किए, ग्लास बटे, यही किए। और इसको नहीं लिख सकते हो, म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में,
एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कहने का मतलब उस मीडियम का नाम दे दिए। और वाटर एप्पल है ना, R1/R2 ना, ये हो गया। वाटर में एंगल कितना बनाता है और ग्लास में कितना एंगल बनाता है, यही है साइन R1/साइन R2। अगर मान लो कि दो इंटरफेस है, दे दिया है कि ग्लास में इतना एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो वाटर में कितना एंगल पर इंसिडेंट होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है, अगर R1 दिया है तो R2 ने निकल जाएगा। इतना करने का ज़रूरत पड़ेगा, करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अब डिफरेंट मीडियम्स में क्या क्या हो सकता है जिससे रिफ्रैक्शन हो सकता है, वो देखो। टाइम देखो कितना हुआ है, देखो लोड करने वाला वो लड़का आया नहीं है, बड़ा समस्या है। 56 हो गया। अच्छा थोड़ा सा उसको बता देते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मान लो स्लैब है, बीच में एयर नहीं, कोई कोनो न कोनो मीडियम जरूर रहेगा। ऐसा नहीं कि हॉलो रहेगा, सो बात नहीं। मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ, इधर गया नॉर्मल की ओर, रेयर से डेंसर में गया, नॉर्मल डाले, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर जा रहा है, तो जिस मीडियम से चला था फिर इसी मीडियम में, तो दोनों रे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दो ही सरफेस से हो रहा है। इसमें कितना सरफेस है, 6 सरफेस है, स्लैब है ना। तो अगर यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रहा था, हमको ई सरफेस और ई सरफेस से मतलब है, बाकी जो 4 सरफेस है उससे कोई मतलब, ये टूटा हुआ है कि कोना फूटा हुआ है उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। सिर्फ हमको ई सरफेस और ई सरफेस से मतलब है ना। तो यहाँ पर देखो तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है, और कैसा है, पैरेलल है। पहला स्लैब, बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। पहला कैसा है, दूसरा कैसा है, पैरेलल। अब देखो जैसे प्रिज्म है, ये देखो जस्ट लाइक झोपड़ी है, या इन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर अगर इंसिडेंट होगा तो इससे निकलेगा। इस सरफेस टूटा है कि काना है कि क्या है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। सिर्फ हमको 2 सरफेस ई और ई, दोनों तो प्लेन है लेकिन पैरेलल नॉन पैरेलल। अब रे कैसे जाएगा, यहाँ इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल डाले, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नॉर्मल डाले, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होगा क्योंकि डेंसर से कहाँ गया, रेयर। तीसरा क्या हो सकता है, लेंस हो सकता है ना। लेकिन जो रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, लाइट का क्या होता होगा, ट्रांसमिशन होता होगा, तभी रिफ्रैक्शन संभव है, नहीं तो रिफ्रैक्शन संभव ये कोई मीडियम है, ठीक ना। तीसरा कहता है लेंस हो सकता है। तो लेंस तो उसको कहते हैं जिसका कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व हो। जैसे चाय जो पीते प्लेट देखते हैं ऐसे रहता है, या तावा देखते हैं इस तरह से रहता है, उसका शेप कैसा है, लेंस की तरह है। तो कहता है कि मिनिमम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, तभी वो लेंस हो सकता है, नहीं तो लेंस नहीं हो सकता है। दूसरा, पहला
दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका प्लेन नहीं है, कैसा है, कर्व। दूसरा कहता है पैरेलल नहीं है, नो पैरेलल, नॉन पैरेलल। एटलीस्ट वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, यानी तभी वो लेंस होगा, नहीं तो लेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ न कुछ मीडियम होगा। यहाँ कन्वर्जिंग है, ये सब तो 10th में पढ़े। कोई दिक्कत? आज यहाँ तक रहना था, ऑफ कर दो।